बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान की सूरत हाल अंदाज़ों और तसव्वुर से ज़्यादा नाजुक हो गई है और वहाँ 48 घंटों के दौरान जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें 16,000 से ज़्यादा ईरानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया है। तकरीबन 150 ज़राए अबलाग ये बता रहे हैं कि मरने वालों की तादाद 12,000 से ज़्यादा है। लेकिन एक ग्रुप ने AIRX उसने ईरान के अंदर के सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए ये राब्ता कैसे हुआ ये नहीं बताया गया, लेकिन उसने कहा है कि 16,000 से ज़्यादा अफराद को कत्ल किया गया। इनमें 80% वो थे जो 15 साल से लेकर 22 साल तक की उम्र के लड़के थे और इन लड़कों को कत्ल किया गया। और इन लड़कों में यानी ये टीनेजर जो थे इनमें आधी लड़कियां थीं। बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया। घरों के अंदर घुसकर 3-3 साल के बच्चों को गोली मारी गई और अस्पतालों में घुसकर नर्सों को कत्ल कर दिया गया। और अस्पतालों में जो जख्मी ले जाए गए थे वहाँ ईरानी पासदारान इनकलाब वालों ने अस्पतालों में घुसकर उनकी आंखें संगीने घोंप कर निकाली और उन्हें जिंदा छोड़ दिया, उन्हें मारा नहीं। तो मजमूई तौर पर तादाद ज़्यादा हल्के ये बता रहे हैं कि 12,000 से ज़्यादा है। चंद एक हल्के कह रहे हैं कि 15,000 से ज़्यादा है, लेकिन AIRX इसने कहा है कि 16,000 से ज़्यादा ईरानी मारे गए हैं इन 48 घंटों के दौरान। और ये वो कत्लेआम है जिसकी मिसाल आपको जर्मनी से लेकर इसराइल तक भी नहीं मिलेगी। इसराइल ने जो जुल्म किए उस पर दुनिया कांप उठी, लेकिन 48 घंटों में 16,000 उसने भी नहीं मारे। ईरानी हुकूमत के जो अपने अदाद शुमार हैं वो भी इसराइल और हिटलर से ज़्यादा है। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि हमने इस क्रैकडाउन में 2,000 अफराद को हिलाक किया जो फसाद बर्पा कर रहे थे। यानी ईरानी गवर्नमेंट खुद 2,000 की तादाद दे रही है और 2,000 की तादाद को भी अगर माना जाए, जो कि ज़ाहिर है कि मानने वाली बात हो ही नहीं सकती, लेकिन उनके अपने अंदाज़ों के मुताबिक अगर 2,000 की तादाद मान ली जाए तब भी ये गज़ा में इसराइल के रिकॉर्ड से ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इसराइल ने एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कभी मारे हैं तो 1,000 अफराद मारे हैं और उस जुल्म पर दुनिया कांप उठी। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो तो इससे भी आगे निकल गया है। और एक इतला ये भी है कि जश्त बलूचिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और ये मार्शल लॉ वहाँ कत्ल व गारतगरी की एक मुहिम के बाद लगाया गया। और इसमें कितने कत्ल हुए ये रिपोर्ट अभी बाद में आएगी, लेकिन मार्शल लॉ लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ हालात काबू से बाहर हो गए, बल्कि ये भी बताया जा रहा है ईरानी हल्कों की तरफ से कि ईरानी हुकूमत मार्शल लॉ लगाकर पूरे इलाके को सील करके, यानी पूरे इलाके से मुराद शहर नहीं बल्कि पूरा ज़िला या पूरा वो जो भी एक इलाका बनता है, रकबा बनता है, उसको चारों तरफ से सील करके वहाँ आबादियों को ख़त्म करना चाहती है। और इराक से हशद शेबी जो ईरान की हामी गोरिल्ला तंजीम है जिस पर इराकी हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई थी कि वो आज़ादाना सरगर्मियाँ नहीं कर सकती, उसे जो भी करना है फ़ौज के अंदर जम होकर करे। तो हशद शेबी के रज़ाकारों का या उनके जंगजुओं का एक दस्ता ईरान के अंदर घुसा है और उन्होंने वहाँ जाकर एक गांव में कत्ल व गारतगरी की है और बताया जा रहा है कि उस गांव के तमाम लोग उसने कत्ल कर दिए। ये गांव खुजिस्तान में वाक़ है। और बरतानिया में ईरानी कम्युनिटी का एक अखबार है कैहान लंदन, इसका नाम है कैहान लंदन, लंदन से ही निकलता है लेकिन इसका नाम ही कैहान लंदन है। और उसने ख़बर दी है, अब इस खबर का माना क्या है ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। उसने कहा है कि अमेरिका हमला करने वाला है और इस बार उसने सांप का सर काटने का फ़ैसला किया है। ये फ़ारसी अखबार है तो वहाँ से ये खबर ली गई है कि अमेरिका ने इस मरतबा सांप का सर काटने का फ़ैसला किया है। और सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान बहुत ही माने खेज समझा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरानी मुजाहिरीन अपने इदारों का कंट्रोल संभाल लें, यानी कि इदारों पर कब्ज़ा कर लें और कातलों के नाम याद रखें। इनसे हम कीमत वसूल करेंगे और हमारी मदद अब चल पड़ी है। ऑन दी वे का मतलब ये भी हो सकता है कि चल पड़ी है या कि चल पड़ने को तैयार है। और इस बयान से बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आज बुध के दिन अमेरिका का हमला ईरान पर हो सकता है।
اور یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تشریح درست ہے، کیونکہ چیزیں ظاہر ہونے میں، انفولڈ ہونے میں ہمارے اندازوں سے مطابقت رکھنا ضروری خیال نہیں کرتی. یہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج حملہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ کل حملہ ہو جائے، لیکن حملہ اب امییننٹ ہے. اور اس کا اشارہ اس بات سے بھی ملتا ہے کہ ایران نے جو مذاکرات کی پیشکش کی تھی صدر ٹرمپ کو، اور صدر ٹرمپ نے اس پر جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس پر غور کرتا ہوں، بلکہ رابطہ بھی اس کے بعد ہوا. ان مذاکرات کو منسوخ کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے، اگرچہ اس منسوخی کی جو شرطیں ہیں ان سے ڈیلے کا اشارہ بھی ملتا ہے. منسوخی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات بحال صرف اسی صورت ہوں گے جب ایران کریک ڈاؤن بند کر دے، اور اس طرح اس سے متعلق دوسری چیز ہے. تو اب کریک ڈاؤن بند کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس میں ایران کو ایک آدھ دن کی مہلت امریکہ دے گا یا 1 گھنٹے کی مہلت دے گا. بظاہر اس فکرے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حملہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حملہ آج کے دن ہو جائے گا. ادھر پوری دنیا میں ایران میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس پر مذمت کی جا رہی ہے. اقوام متحدہ نے اس پر اتنے زیادہ دکھ کا اظہار کیا ہے، یورپی یونین نے مذمت کی ہے. یورپی یونین نے تو اپنے اداروں میں، یورپی پارلیمنٹ کے تمام اداروں میں ایرانی اہلکاروں کے داخلے پر پابندی بھی لگا دی ہے. آسٹریلیا نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپی یونین ایران کے خلاف وار ڈکلیئر کرے. اور اس صورتحال کو تمام مسلمان ملکوں میں تشویش کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. اصولی طور پر کوئی بھی ملک ایران پر یا کسی بھی ملک پر امریکہ کے حملے کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن ایرانی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اور مولوی پارٹی جس طرح وحشی ہو گئی ہے، خون آشام ہو گئی ہے، اس سے آنکھیں بھی بند کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے. لوگوں کا ضمیر ہوتا ہے. یہ اصول اپنی جگہ، لیکن اس ظلم کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور جو ملک اس موقع پر ایران کے اندر اس قتل عام پر خاموش رہتے ہیں وہ بالواسطہ طریقے سے اس قتل عام میں شریک سمجھے جائیں گے، جو مذمت نہیں کر رہے اور اسے ایران کا داخلی مسئلہ قرار دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک خبر ایران کے صدارتی محل کے اندر سے آئی ہے، یعنی وہاں سے لوگوں نے جو رابطہ کیا، اور پھر اس کے علاوہ جو ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کے اجلاس میں یہ بتایا گیا، جو خبر لیک ہوئی اس اجلاس میں بتایا گیا کہ اس قتل عام کا حکم براہ راست مولانا خامنہئی صاحب نے دیا، اور کہا کہ کسی پر رحم نہ کیا جائے، کسی کو زخمی نہ کیا جائے، گولی مار کر قتل کیا جائے. چنانچہ اس قتل عام میں کچھ ویڈیوز آئی ہیں، کیونکہ بیچ میں کچھ وقفہ ایسا آیا جس میں ایران کے اندر سے ویڈیوز بھی آئی اور ٹیلی فون کالیں بھی آئی. اس کے بعد پھر رابطہ کٹ گیا، دوبارہ وہاں ان کو ری ڈائل کیا گیا تو وہاں سے پھر کوئی جواب نہیں ملا. تو ان میں بتایا گیا کہ ایرانی فوجی مشین گنوں سے فائرنگ کر رہے ہیں. پرسوں کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو AK-7 رائفل ہوتی ہے، جسے ہمارے ہاں کلاشنکوف بھی کہتے ہیں یا روسی ماڈلز کو کلاشنکوف کہتے ہیں، تو AK-7 سے سیدھی گولیاں چلائی گئی. عام طور پر پولیس کے پاس AK-7 نہیں ہوتی، لیکن کل رات انہوں نے فوجی مشین گنوں سے فائرنگ کی اور قتل عام کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا، جس کا اندازہ ظاہر مظاہرین کو نہیں تھا. عام طور پر مظاہرین پر فائرنگ سامنے سے ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلوس میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، بہت سارے لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو فرنٹ پر ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. انہوں نے اس مرتبہ یہ کیا کہ ایمبولینسز میں مشین گنوں سے لیس فوجی بٹھائے اور ان ایمبولینسوں کو جلوس کے درمیان سے گزارا گیا. جلوس والوں نے رستہ دے دیا کہ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، اور جب وہ ایمبولینسز جلوس کے درمیان میں پہنچی تو وہاں سے کمانڈو نکلے مشین گنیں لے کر. انہوں نے چاروں طرف فائرنگ شروع کر دی، یعنی جلوس والوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا. اچھا، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ یہ ہے کہ تہران میں سب سے زیادہ بڑا قتل عام ہوا، جہاں 8000 کے قریب لوگ قتل ہوئے تہران شہر میں. اس کے بعد تہران کے بیشتر علاقوں میں خاموشی چھا گئی، لوگ گھروں میں چھپ گئے. ظاہر ہے اتنا جب لاشوں کے ڈھیر دیکھے انہوں نے، ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے نہیں، درجنوں کے حساب سے نہیں، ہزاروں کے حساب سے جب لاشوں کے ڈھیر دیکھے تو انسان کتنا بھی بہادر ہو اس کے اعصاب جواب دی جاتے ہیں. تو وہ گھروں میں چھپ گئے اور پھر وہ باہر نہیں نکلے. ان علاقوں میں خاموشی چھا گئی. لیکن مغربی تہران اور شمالی تہران میں جلوس اب بھی جاری ہیں، اور کل کے دن، کیونکہ وہاں جلوس نکلتے ہیں مغرب کے بعد، تو کل کے دن یعنی منگل کو
मंगल को ईरान के 360 शहरों में मुजाहरे हुए। 13 मुजाहरे कल रात तेहरान में हुए। वस्ती तेहरान को छोड़कर बाकी इलाकों में वस्ती तेहरान में खामोशी छाई हुई है। वहाँ पर हुकूमत बड़ी खुशी से यह ऐलान कर सकती है कि हमने हालात पर काबू पा लिया। और ये जो ईरानी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इनसे जो खबरें आ रही हैं उनमें ईरान के इनकलाबी या जो भी उनको आप नाम दे, वो ये कह रहे हैं कि जब ये हुकूमत का ख़ात्मा होगा और कंट्रोल हम संभालेंगे तो हम ईरान में एक भी मदरसा बाकी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सारे शैतान इन्हीं मदरसों से निकले हैं। मतलब ये है कि रज़ा शाह सदर बनता है या नहीं बनता, लेकिन हुकूमत जो आएगी वो उसी लॉबी की होगी जिस लॉबी से रज़ा शाह का ताल्लुक़ है, यानी लेफ़्ट की लॉबी या लिबरल या सेकुलर, जो मज़हब से वैसे ही असूली तौर पर ख़िलाफ़ है मज़हब के। उनको ईरानी हुकूमत ने ये एक बहाना दे दिया कि देखो इन मदरसों से कैसे कैसे इबलीस निकले, इन मदरसों में कैसे कैसे शैतान तैयार किए जाते हैं, इन मदरसों का वजूद अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस बात का बहाना ईरान की मुल्ला पार्टी ने इन लोगों को दे दिया है। और ये तो अब नज़र आ रहा है कि अमरीकी हमला हो या ना हो, मौजूदा रजीम बाकी नहीं रह सकती, क्योंकि इस तरह के कत्लेआम के बाद दुनिया में कभी कोई हुकूमत सर्वाइव नहीं कर पाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका का हमला होगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि अमेरिका का हमला नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमला होना ना होना एक अलग मौजू है, और ईरान की हुकूमत का ख़ात्मा ये एक अलग मौजू है। और अब शर्म की बात यह है कि जो अमेरिका का मशहूर अखबार है, क्या नाम है उसका, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी खबर भी आपने देख ली होगी। उसने लिखा है कि ईरानी मुल्ला हुकूमत करने में नाकामी के बाद अपने ही अवाम का मसैकर करने पर उतर आए हैं और कत्लेआम शुरू कर दिया है। BBC ने भी यही लिखा है कि मरने वालों की तादाद 2000 नहीं है बल्कि कई हज़ार बताई जाती है, जिसकी तस्दीक BBC के लिए मुमकिन नहीं। ये रास्ते बंद हैं और राब्ते कट हैं, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, कुछ भी। मतलब कि आज 5वां दिन है नेट बंद है, 5वें बल्कि 6ठा दिन है। और बलूचिस्तान में भी हालात ख़राब हो रहे हैं, जहां मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और इसमें एक और मैं ख़बर आपको दे दूं कि कल पूरी दुनिया में ये खबर नेट पर चली कि ईरान में दसियों लाख लोग ईरानी हुकूमत की और मौलवी ख़ामनेई की हमायत में निकल आए हैं और उन्होंने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। तो उस खबर की आधी हकीकत तो मैंने कल बयान कर दी थी कि ये अवाम नहीं थे बल्कि ये फ़ौजी थे, पासदारान इनकलाब के, जिनको वर्दियाँ उतार कर सादा लिबास में सड़कों पर लाया गया, और उनके साथ मदरसों के मुल्ला लोग थे और इस तरह के लोग थे। और दूसरी बात जो मैं नहीं बता सका था कल, मेरे पास उसकी इतला नहीं थी, वो ये थी कि इन जुलूसों में मिलियन को छोड़ें, 1 लाख को भी छोड़ें, 20,000 लोग भी नहीं थे। और जो फुटेज जारी की गई हैं वो सारी AI से बनाई गई थी, और उनमें से कुछ AI से जनरेट की गई थी और कुछ वो थी जो 2020 यानी आज से 6 साल पहले निकलने वाले जुलूस की तस्वीरें जोड़कर एक नया कॉम्बो बनाकर उनको ये कल के मुजाहरे दिखाकर पेश किया गया। यानी ईरानी हुकूमत ये इसके नर्वसनेस का एक इजहार है कि वो जुलूस नहीं निकलवा सकी मर्ज़ी के मुताबिक स्ट्रेंथ का, तो अब पुरानी फुटेज को जोड़कर और जाली वो फुटेज लगाकर उसको एक बड़ा जुलूस बनाकर दिखा रही है। बड़ा जुलूस तो दुनिया तब माने जब आप वहाँ मीडिया को आने की इजाज़त दें। आपने तो नेट ही बंद कर लिया, मीडिया का कोई आदमी नहीं है। अमेरिका के तमाम शहरी ईरान से निकल गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के तमाम शहरी ईरान से निकल गए हैं, यूरोपीय मुल्कों के शहरी भी ईरान से निकल गए हैं। ज़्यादातर ने कोहे काफ का रास्ता अख्तियार किया है, यानी आर्मीनिया, क्योंकि वहाँ से फिर रूस जाना आसान होता है, या आर्मीनिया से डायरेक्ट फ़्लाइट मगरबी यूरोप के मुल्कों को भी जाती हैं। और कुछ लोगों ने तुर्की का रास्ता अख्तियार किया, कुछ लोग इराक़ का बॉर्डर अबूर करके चले गए, और अब ईरान में गैर मुल्की शहरी बहुत ही कम रह गए होंगे, अगर रह भी गए होंगे। ज़्यादातर सिफारती अमला भी उसमें भी छांटी कर दी गई है। यानी अगर किसी सफारत खाने में 100 अफराद थे तो उनमें से 20 को वहीं रहने का हुक्म है, बाकी 80 को निकाल लिया गया है। तो ये सूरत हाल है ईरान की। अब चलते चलते थोड़ा सा जिक्र अडियाला के मेले का कर दें। अलीमा ख़ान ने ऐलान किया था कि आज तो हर सूरत 10,000 सोराब गुठी आएंगे, लेकिन वहाँ 400 लोग भी नहीं थे, 400 से भी कम ही थे। 300 बताए जाते हैं कि 300
या उससे कुछ ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। 10,000 का कोई चक्कर नहीं था। अब वो अलीमा ख़ान ये कहती रही कि दरअसल रास्ते बंद थे। तो भाई रास्ते बंद थे तो ये जो 300-400 पहुँच गए हैं ये कैसे पहुँचे हैं? ये भी तो उन्हीं रास्तों से गुजर कर आए ना। और फिर अरकानी असम्बली बड़ाई नाम इक्का दुक्का वहाँ पहुँचे हैं। कुछ शाद खट्टक वो पेशावरी गुंडा वो आया हुआ था और उसके अलावा कोई चेहरा नज़र नहीं आया। तो सोहराब गोठियों का ये मंगल मेला भी उजड़ गया है। और वो जो है क्या नाम है केपी की हुकूमत वो कह रही है कि कोर कमांडर आकर हमें ब्रीफिंग दें। इसमें ज़ाहिर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। सूबाई असम्बली की तरफ से जो मुतालबा किया गया है, सूबाई असम्बली कोर कमांडर को तलब कर ही नहीं सकती क्योंकि फ़ौज वफाकी इदारा है और वफाक से रब्ता करना पड़ेगा वजारत दिफा से। लेकिन मुझे तो लगता है ये कोर कमांडर से ब्रीफिंग लेने का चक्कर ही कोई नहीं है। ये एक नया फसाद इस बहाने का खड़ा करना चाहते हैं और वैसे भी इनको ब्रीफिंग चाहिए किस बारे में। इनका तो मौक़िफ़ डन है कि पख्तूनख्वा में कोई दहशत गर्दी हो ही नहीं रही और अफ़गानिस्तान से तो कुछ भी नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान तो पुरअमन मुल्क है और टीटीपी वाले तो दहशत गर्द है ही नहीं, वो तो शरीफ लोग हैं। जब आपका ये मौक़िफ़ है और आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए तो फिर आपको ब्रीफिंग किस बात की चाहिए? ये फसाद फितने के लिए इन्होंने एक नया स्टंट किया और इसका भुगतान भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।